नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी चुनाव में सोनिया गांधी की एंट्री की, अखिलेश के सामने बीजेपी की हार की, जानेंगे आशीष मिश्र की क्यों बढ़ सकती हैं मुश्किलें, लालू यादव को अब किस मामले में हुई सजा। बात करेंगे कर्नाटक में हिजाब पर चल रही सुनवाई की, बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की तैयारियों की, और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी में अमीरों की संख्या बढ़ने की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीबीएसई आईसीएसई की 10वीं 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस एन.वी. रमन ने कहा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। यूक्रेन रूस के बीच तनाव बरकरार, रूस ने 3 ओर से घेरा यूक्रेन को, यूक्रेन ने अमेरिका से मांगी मदद, भारत ने जारी की एडवाइजरी, सभी भारतीय छोड़े यूक्रेन, कभी भी शुरू हो सकता है युद्ध। भारत से व्यापार शुरू करने की तैयारी में पाकिस्तान, प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार ने द्विपक्षीय व्यापार का किया समर्थन, कहा भारत के साथ व्यापार पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 149 अंकों की गिरावट के साथ 57,683 पर हुआ बंद, निफ्टी 69 अंकों की गिरावट के साथ 17,206 अंक पर हुआ बंद। यूपी में अब चौथे चरण का मतदान है, जिसके लिए आज 9 जिलों की 59 सीटों के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। जिन सीटों पर चुनाव है उसमें सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी शामिल है। सोनिया गांधी ने इस चुनाव में एक भी रैली नहीं की, लेकिन प्रचार समाप्त होने से पहले वीडियो संदेश के जरिए मतदाताओं की तमाम समस्याओं को उठाते हुए उनसे वोट देने की अपील जरूर की। तो दूसरी ओर सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी पार्टी के पक्ष में रैलियां कर माहौल बनाने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ भी लगातार रैलियां कर वोट मांग रहे हैं। तो चौथे चरण में कहां-कहां होगा मतदान और कौन पड़ेगा किस पर भारी, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव जैसे जैसे अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अब बारी चौथे चरण की है, जिसमें यूपी का दिल कहे जाने वाले लखनऊ से लेकर विपक्ष के मजबूत गढ़ रायबरेली और लखीमपुर खीरी में मतदान होगा। इसलिए बीजेपी से लेकर सपा ने इस रण को जीतने के लिए अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। इस चरण में रोहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 60 सीटों पर 624 उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी है। इनमें गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री करने वाली अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट से चुनाव में है, जिनका मुकाबला सपा के आरपी यादव से है। योगी सरकार के मंत्री और ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक अपनी पुरानी सीट छोड़कर लखनऊ कैंट सीट से मैदान में हैं। पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले राजेश्वर सिंह सरोजिनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जिनके मुकाबले सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही लखनऊ मध्य सीट से सपा के दिग्गज नेता रविदास मेहरोत्रा किस्मत आजमा रहे हैं। ये संग्राम दिग्गजों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले में वोटिंग होगी। सीटों के लिहाज से देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 9 जिलों में से 4 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली थी। पीलीभीत की 4 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती, वहीं लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अब की बार बीजेपी के लिए जीत का इतिहास दोहराना बेहद मुश्किल है, क्योंकि लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक बीजेपी की किरकिरी हो रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री टेनी मिश्र का बेटा आशीष मिश्र बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। विपक्ष न सिर्फ बीजेपी सरकार पर आशीष मिश्र को बचाने का आरोप लगा रही है, बल्कि वो बीजेपी को किसान विरोधी भी बता रहे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष अपने इन दावों से किसानों के बीच सेंध लगाने में कामयाब रहा तो तराई के इलाकों की सीटों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इसी के साथ ही महंगाई से लेकर बेरोजगारी का मुद्दा भी हावी है। ऐसे में देखना होगा कि चौथे चरण का संग्राम किसके नाम होता है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि चौथे दौर का मतदान पूरा होते होते सपा को बहुमत मिल जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी अखिलेश के दावे का मजाक उड़ाते हुए अब तक दावा कर रही थी कि वो करहल से ही जीत कर दिखाएगी, लेकिन करहल में वोटिंग होते ही बीजेपी ने भी मान ली है अपनी हार और अखिलेश को रोकना उसके बस की बात नहीं है, ये भी वो मान चुके हैं। करहल से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल तो चुनाव आयोग की शरण में ही पहुंच गए। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला।
यूपी में तीसरे दौर का मतदान संपन्न हो चुका है। इस चरण में वीआईपी सीट करहल में भी वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी को डरा रही हैं। इसके बाद से ही अब बीजेपी उम्मीदवार एसपी बघेल अपने संभावित हार को देखते हुए मतदान प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने लगे हैं। बघेल ने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग करने के साथ ही मतदाताओं को डराया धमकाया है। बघेल ने 64 बूथों पर फिर से वोटिंग कराने की मांग की है। बघेल ने दावा किया है कि इन बूथों पर कब्जा कर एक तरफा मतदान किया गया है। बघेल का आरोप है कि डर और दहशत के कारण बहुत से मतदाता स्वतंत्र मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जिन बूथों पर गड़बड़ी हुई है उन बूथों पर दोबारा मतदान कराया जाए। एसपी बघेल ने शिकायती पत्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली, मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी को भेजकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। उनके इन आरोपों पर अब तक सपा की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बघेल सपा पर आरोप लगा रहे हैं उससे साफ है कि चुनावी लड़ाई में वो अखिलेश से बुरी तरह से हार रहे हैं और इस हार का ठीकरा अब वो फर्जी मतदान पर फोड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं। आपको बता दें, करहल सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा है। उनके मुकाबले बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को इस सीट से उतारा था। बीएसपी से कुलदीप नारायण चुनाव मैदान में थे। करहल में रविवार को मतदान हुआ था। 48 साल बाद ये दूसरी बार है जब इस सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। यहाँ 65.10% वोट डाले गए। अब बघेल ने जिस तरह से इस मामले को तूल दिया है उससे साफ है कि कहीं न कहीं बघेल को करहल से हार का डर लग रहा है और चुनाव आयोग से उनकी ये शिकायत हार की हताशा को दर्शाती है। बघेल के दावे से ये साफ है कि वो अखिलेश से ये चुनावी लड़ाई हार चुके हैं। एसपी सिंह की हार सम्मानजनक अंतर से होगी या फिर अखिलेश जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। इस बीच सम्मान की लड़ाई किसान भी लड़ रहे हैं। किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र जमानत पर रिहा हो गया है। अब पीड़ित किसानों के परिजन आशीष की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। किसानों की याचिका ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि यूपी में चौथे चरण में लखीमपुर खीरी में भी मतदान है जहां ये घटना हुई। ऐसे में किसानों का गुस्सा बीजेपी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पीड़ित किसानों के परिजनों ने आरोपी आशीष मिश्र की जमानत को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल आशीष मिश्र को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद से ही किसानों ने फैसले का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। किसान परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्र की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की। पीड़ित किसानों की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वकील शिव कुमार त्रिपाठी और वकील CS पांडा ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि आशीष मिश्र की जमानत से गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। इससे पहले लखीमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने किसानों की कुचलकर हुई मौत के मामले की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके इस बयान को राजनीति से प्रेरित बताया था। ऐसे में अब चौथे चरण के चुनाव में लखीमपुर खीरी में 23 फरवरी को मतदान है। किसान पहले ही बीजेपी से नाराज हैं। ऐसे में आशीष मिश्र की रिहाई इस नाराजगी की आग में घी डालने का काम कर रही है। किसान पहले ही ठान चुके हैं कि वो बीजेपी को हराकर ही दम लेंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपी का चौथा चरण बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम होगा। किसान बीजेपी को क्या सजा देंगे ये 10 मार्च को पता चल जाएगा, लेकिन आज लालू यादव की सजा का ऐलान जरूर हो गया। कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुना दी। लालू के वकीलों ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। 950 करोड़ रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले में रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए के गबन के मामले में बिहार के पूर्व सुप्रीमो लालू यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही लालू पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने लालू यादव समेत 38 आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। इसके बाद लालू प्रसाद को जेल भेज दिया गया था, लेकिन लालू के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जेल प्रशासन ने रिम्स भेज दिया था।
लालू प्रसाद रिम्स से ही कोर्ट से ऑनलाइन जुड़े थे। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है, इसलिए लालू को हाई कोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है। लालू की सजा के खिलाफ भी अपील करने की तैयारी की जा रही है। सजा सुनाने के पहले सीबीआई की ओर से सभी दोषियों को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया गया, जबकि बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने का आग्रह किया। रांची सिविल कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। इनमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री श्याम रजक भी शामिल है। आरजेडी के नेताओं ने कहा है कि सजा की अवधि के मामले में लालू प्रसाद यादव के साथ अन्याय हुआ है। डोरंडा कोषागार मामले के 3 आरोपियों को 3 साल से कम की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट ने जिन लोगों को सजा सुनाई है उनमें पूर्व विधायक आर.के. राणा और पशुपालन विभाग के पूर्व सचिव बी.के. जूलियस भी शामिल है। आपको बता दें कि डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से निकाले गए थे। ये पूरा मामला 1990 और 1992 के बीच का है। लालू को एक और मामले में सजा सुना दी गई। सजा को लेकर लालू यादव ने बीजेपी पर अपने ही अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा, वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों में फंसाते हैं। मैं उससे लड़ता हूं जो लोगों को लड़ाते हैं। कोर्ट की एक लड़ाई कर्नाटक में भी चल रही है, जहां छात्राओं के हिजाब का मामला चर्चा में है। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज इस पर बहस हुई। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर रोक का फैसला छात्राओं के भविष्य पर भारी पड़ता दिख रहा है। इस समय कर्नाटक के कॉलेजों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा में तुरंत बाद अंक पीयू बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यदि छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम छात्राएं बिना हिजाब की परीक्षाएं देने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर सरकार भी हिजाब को अनुमति देने को तैयार नहीं दिख रही है। सरकार की सख्ती के चलते उडुपी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाली 6 छात्राएं प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहीं। मधिकेरी जूनियर कॉलेज में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हमें न्याय चाहिए, हिजाब हमारा अधिकार है, हमारी पसंद जैसे संदेश वाली तख्तियां लिए कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया। विजयपुरा जिले में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिजाब को लेकर परीक्षाओं का बहिष्कार किया। हासन में भी 10 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। इस बीच इस मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने भी आगे की सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि राज्य का स्टैंड है, शिक्षण संस्थान में कोई भी धर्म को दर्शाने वाली धार्मिक ड्रेस को अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और न ही इस पर प्रतिबंध है। नियम सिर्फ छात्राओं की यूनिफॉर्म के लिए निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि क्या कॉलेज के निर्धारित यूनिफॉर्म में एक ही रंग का हेड ड्रेस पहनने की अनुमति दी जा सकती है। हिजाब को लेकर बीजेपी फंसती दिख रही है। इसका असर यूपी चुनावों में भी दिख रहा है। बीजेपी नेता यूपी चुनावों में हिजाब मामले में बोलने से बचते दिख रहे हैं, लेकिन विपक्ष बीजेपी को छूट देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी गठबंधन तैयार करने की कोशिश तेज हो गई है। तो कौन हो सकता है विपक्षी मोर्चे का मुखिया? देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में बीजेपी के खिलाफ एक नया महागठबंधन बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अपने इस प्रस्ताव पर ममता बनर्जी ने अभी तक कांग्रेस से संपर्क नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपने एंटी बीजेपी के एजेंडे के साथ महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुंबई में मुलाकात की। इस मुलाकात को 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। देश में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन कांग्रेस अभी तक इस मोर्चे में शामिल नहीं हुई है। तो क्या कांग्रेस के बिना ही तीसरे मोर्चे को बीजेपी के खिलाफ तैयार किया जाएगा? सवाल का जवाब देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट बनेगा। जब ये बात ममता बनर्जी ने कही थी तब शिवसेना पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने कहा था कि कांग्रेस को भी साथ लेना चाहिए। केसीआर में सबको साथ लेकर नेतृत्व करने की क्षमता है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र आकर सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत की। दोनों के बीच राजनीतिक विकास और देश की परिस्थिति के बारे में चर्चा हुई। दोनों नेताओं की बहुत से विषय में सहमति हुई। के चंद्रशेखर राव बहुत जुझारू नेता है। उनमें वो क्षमता है कि सबको साथ लेकर नेतृत्व करे। मुझे लगता है कि उन्हें नेतृत्व का एक मौका मिलना चाहिए।
संजय राउत ने कांग्रेस के बिना कोई भी महागठबंधन बनाने से इनकार तो जरूर कर दिया है, लेकिन ये कहकर कुछ नया संकेत दे दिया है कि केसीआर में सबको साथ लेकर नेतृत्व करने की क्षमता है। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी के दौर में अमीरों की बढ़ती दौलत की। देश में अमीरी गरीबी की खाई पहले ही काफी चौड़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते रहे कि बीजेपी के शासनकाल में अमीर और अमीर हुआ है, जबकि गरीब और गरीब हो गया है। कोरोना काल ने भी गरीबों को और गरीब बना दिया है, जबकि अमीर और अमीर होता चला गया। ऐसे में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो राहुल गांधी के दावों को और पुख्ता करती है। क्या है ये रिपोर्ट, तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के दौरान भारी संख्या में लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित साल 2021 में भारत में डॉलर मिलेनियरी यानी 7 करोड़ रुपए से अधिक की निजी संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या 11% से बढ़कर 4.58 लाख हो गई है। हालांकि इस दौरान निजी और पेशेवर जीवन में खुद को खुश बताने वालों की संख्या में गिरावट आई है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि खुश रहने वाले लोगों की संख्या कम हुई है, जो 2020 में 72% थी, लेकिन 2021 में ये संख्या 66% रह गई है। हुरुन रिपोर्ट ने यह खुलासा ऐसे वक्त में किया है जब भारत में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती असमानता को लेकर चिंता बढ़ गई है। हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भी इस असमानता पर चिंता जताई गई थी। बेहद अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने की लगातार तेज होती मांग के बीच इस सर्वेक्षण में शामिल 1/3 से भी कम लोगों का ये मानना है कि ज्यादा टैक्स चुकाना सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ पहला कदम होगा। हुरुन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 तक भारत में डॉलर मिलेनियरिंग की संख्या 30% से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा $2,300 के साथ करोड़पति मुंबई में हैं। इसके बाद दिल्ली में 17,400 और कोलकाता में $10,500 मिलेनियरी परिवार हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।